अपनी नशे की लत की वजह से अमीन के हाथ पर सुइयों के कई निशान हैं। उसी की छोटी भांजी अल्फा उन निशानों के बीच मार्कर से लकीरें खींच देती है ताकि वो दिखने में अच्छे लगें। अमीन उसे शुक्रिया के तौर पर एक लेडी बग देता है और फिर सो जाता है। बहुत सालों बाद 13 साल की अल्फा एक पार्टी में नशे की हालत में स्टिक एंड पोक टैटू बनवाती है। टैटू बनवाने के बाद उसे बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं। उसका दोस्त एड्रियन तुरंत उसके पास आता है और अल्फा उसे घर ले जाने के लिए मान जाती है। बाद में अल्फा की माँ ताहर उसकी ये हालत देखकर बहुत गुस्सा होती है और तुरंत अपनी बेटी को टब में ले जाती है ताकि पार्टी की बदबू साफ कर सके। अल्फा उससे पूछती है कि क्या वो अब भी उससे प्यार करती है, तो ताहर गुस्से में हाँ कहती है। उसी वक्त अल्फा उल्टी कर देती है। जब ताहर उसके कपड़े उतारती है तो आखिरकार उसकी नजर अल्फा के हाथ वाले टैटू पर पड़ती है और वो घबरा जाती है। वो पूछती है कि उसने ये कहाँ से बनवाया और क्या सुई साफ थी या किसी और ने भी उसे इस्तेमाल किया था। अल्फा बताती है कि पार्टी में किसी ने बस ऐसे ही बना दिया था, तो ताहर जल्दी से उस जख्म को साफ करने लगती है। वो अल्फा को बताती है कि कल हॉस्पिटल में उसे टेटनस बूस्टर लगवाना होगा, पर टेस्टिंग के लिए अभी बहुत जल्दी है। जब अल्फा पूछती है कि टेस्टिंग किस चीज की होनी है, तो ताहर बिना जवाब दिए बाथरूम से बाहर निकल जाती है। उस रात अल्फा ताहर को ये कहते हुए सुनती है कि वो अब और नहीं लड़ सकती और वो परिवार के हर सदस्य से थक चुकी है जो सिर्फ उसके लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। पश्चाताप महसूस करते हुए अल्फा एक जैकेट और बैग उठाती है और खिड़की से बाहर निकल जाती है। हवा बहुत तेज है, इसलिए उसकी बिल्डिंग के बाहर लगी हुई पाड़ लगातार हिल रही है। अल्फा खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर जब वो सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश करती है तो वो अपने घुटनों के बल गिर जाती है। डर उस पर हावी हो जाता है और वो अपनी माँ को आवाज देने लगती है। ताहर तुरंत कमरे में आती है और खिड़की की तरफ लपकती है। वो अल्फा को अपना हाथ देती है और उसे सिर्फ अपनी तरफ देखने को कहती है। अल्फा बहुत धीरे से आगे बढ़ती है और ताहर तेजी से उसे अंदर खींच लेती है, जिस वजह से वो दोनों सेफली अल्फा के बिस्तर पर गिर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अल्फा माफी मांगती है, जबकि ताहर उसे शांत करने के लिए गाना गाने लगती है। अगले दिन हॉस्पिटल में अल्फा वैक्सीन लगवाने से बहुत डर रही है। डॉक्टर उसे खुद ही वैक्सीन लगाने की इजाजत दे देते हैं, तो अल्फा सुई हाथ में लेती है और अपनी आंखें बंद करके उसे इंजेक्ट कर लेती है। वो हैरान रह जाती है जब उसे एहसास होता है कि ये तो बस एक हल्की सी चुभन थी। डॉक्टर उसके हाथ पर बैंडेड लगा देते हैं और अल्फा उस टेस्ट के बारे में पूछती है जिसका जिक्र ताहर ने किया था, पर उसे उसके लिए 2 हफ्ते इंतजार करना होगा। जब अल्फा पूछती है कि टेस्ट किस चीज का है, तो डॉक्टर उसे एक नए वायरस के बारे में बताते हैं जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ताहर एक डॉक्टर के तौर पर काम कर रही है। वो नोटिस करती है कि कल रात का खाना अभी भी कार्ट में पड़ा है और एक नर्स को खाना न बांटने के लिए डांटती है। नर्स समझाती है कि ये उसका फ्लोर नहीं है और बाकी का सारा स्टाफ जा चुका है। वो मरीजों की मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है, पर अकेली वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। फिर ताहर फैसला करती है कि वो खुद खाना बांटेगी। पता चलता है कि ये नया वायरस धीरे धीरे लोगों को संगे मरमर में बदल देता है और उन्हें धूल की खांसी आने लगती है। वार्ड के आखिरी बिस्तर पर एक आदमी का शरीर पूरी तरह बदल चुका है और अब उसकी मौत हो गई है। ताहर मशीन्स को हटा देती है और लाश को कंबल से ढक देती है। अब अल्फा हॉस्पिटल से सीधा स्कूल जाती है और अपनी इंग्लिश क्लास के लिए लेट हो जाती है। उसके टैटू वाला जख्म बार बार खुजली कर रहा है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए वो पट्टी के ऊपर से ही उसे खुजलाने लगती है। जब क्लास में आज की किताब पर चर्चा हो रही होती है, एक स्टूडेंट टीचर से बहस करने लगता है और उनके गे होने पर उनका मजाक उड़ाता है। टीचर कहते हैं कि वो क्लास के बाद बात करेंगे और अल्फा से उसकी लेट स्लिप मांगते हैं। जब वो स्लिप उन्हें देने जाती है तो उसके जख्म से खून टपक कर उनके सामान पर गिर जाता है। क्लास के बच्चे इस बारे में बातें बनाने लगते हैं, पर टीचर का ध्यान नहीं जाता और वो अल्फा से किताब का मतलब पूछते हैं। वो ये सुनकर खुश होते हैं कि अल्फा के पास कहने के लिए कुछ गहरी बातें हैं, पर तभी बाकी स्टूडेंट्स उन्हें बताते हैं कि अल्फा के टैटू से लगातार खून बह रहा है। टीचर उसे नर्स के पास भेज देते हैं और जब अल्फा डेस्क से अपना सामान उठाती है तो बाकी बच्चे उससे दूर हटने लगते हैं। एड्रियन अल्फा के पीछे जाता है और वो दोनों बाथरूम में जाकर स्मोकिंग करने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि टैटू से खून क्यों नहीं रुक रहा, पर अल्फा उसकी फिक्र को अनसुना कर देती है। अचानक उसे किसी के सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है और वो सिगरेट फेंक कर दरवाजा बंद कर लेती है। हालांकि एड्रियन को कुछ सुनाई नहीं देता और उसे लगता है कि ये अल्फा का वहम है। वो दोनों एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते हैं और अचानक किस करने लगते हैं। जब एड्रियन का हाथ उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है तो अल्फा उसे रोक देती है और कहती है कि वो अपना फर्स्ट टाइम किसी गंदे बाथरूम में नहीं बिताएंगे। एड्रियन शर्मिंदा हो जाता है और पेशाब करने के लिए पलट जाता है,
जब अल्फा घर पहुंचती है तो वो डर जाती है, क्योंकि उसे चीजें यहाँ वहां बिखरी हुई मिलती हैं और ताहिर के ऑफिस में पूरा कबाड़ मचा होता है। अचानक उसे एक आहट सुनाई देती है और वो उसका पीछा करते हुए अपने बेडरूम तक पहुंचती है, जहां उसे अमीन मिलता है। अल्फा ने उसे बरसों से नहीं देखा है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाती और भागकर किचन में छुप जाती है। अमीन उसे ढूंढते हुए वहां आता है तो अल्फा खुद को बचाने के लिए चाकू उठा लेती है। उसे लगता है कि वो कोई घुसपैठिया है। वो समझाता है कि वो उसका मामा है और अपने माँ बाप का नाम बताता है ताकि खुद को साबित कर सके। अल्फा को अभी भी उस पर भरोसा नहीं है और वो उसे चाकू दिखाकर डराती रहती है। अमीन उसे बताता है कि कैसे वो बचपन में उसका ख्याल रखता था और उसे बीच पर लेकर जाता था, पर अल्फा को कुछ याद नहीं आता और वो सोचती है कि इसका शरीर इतना कांप क्यों रहा है। परेशान होकर अमीन उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और लिविंग रूम में जाकर टीवी देखने लगता है। अल्फा फिर से चाकू लेकर उसके पीछे जाती है और उसे तब तक ताने रखती है जब तक ताहिर नहीं आ जाती और कंफर्म नहीं करती कि ये आदमी उसका भाई है। ताहिर माफी मांगती है कि उसने अल्फा को पहले नहीं बताया कि उसका मामा उनके साथ रुकने वाला है। उसे लगा था कि अल्फा उसे पहचान लेगी। वो अल्फा से उसे हेलो किस करने को कहती है, पर अल्फा मना कर देती है, तो ताहिर उसे तमीज याद दिलाते हुए ऐसा करने पर मजबूर करती है। फिर अल्फा शिकायत करती है कि अमीन उसके बेडरूम में सो रहा है, पर ताहिर उसे सोफा पर सोने देने से मना कर देती है। वो कहती है कि अल्फा उसके साथ सो सकती है, जिस पर अल्फा गुस्से में कमरे से बाहर भाग जाती है। दोनों भाई बहन उसके इस बागी रवैये पर हंसने लगते हैं। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ताहिर काम से घर वापस आती है और अमीन को सीढ़ियों पर बेहोश पाती है। वो उसे घसीटकर अपार्टमेंट के अंदर ले जाती है और उसकी छाती दबाने लगती है, जबकि उसकी माँ उसके पूरे शरीर पर पानी डालने लगती है। उसकी माँ को लगता है कि लाल हवा ने उसकी सांसें रोक दी हैं, इसलिए वो उसके चेहरे पर पानी डालती है तो ताहिर उन्हें पीछे ढकेल देती है और पुरानी कहानियों पर यकीन करने के लिए उन्हें डांटती है, क्योंकि पानी से उसका दम घुट सकता है। जल्द ही अल्फा का कजिन कमरे में आता है और बूढ़ी औरत को वहां से ले जाता है। वो बताता है कि उसने अमीन की सारी सुइयां पहले ही फेंक दी थी, तो पक्का उसने किसी और की सुई इस्तेमाल की होगी। कई मिनट तक छाती दबाने के बाद अमीन आखिरकार होश में आ जाता है। अब अल्फा हॉस्पिटल में है और अपने टेस्ट का इंतजार कर रही है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके इंग्लिश टीचर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पहुंचे हैं, जिनका आधा शरीर पहले ही संगमरमर बन चुका है। अल्फा उन्हें घूरना बंद नहीं करती, इसलिए वो दोनों दूसरी सीट पर चले जाते हैं। क्योंकि अल्फा अब भी उन्हें ही देख रही है, तो वो बीमार आदमी उससे पूछता है कि उसकी दिक्कत क्या है। अल्फा कहती है कि वो दिखने में बहुत खूबसूरत है, जिसे सुनकर वो हंसने लगता है। अगले दिन स्कूल में एड्रियन की गर्लफ्रेंड अल्फा को परेशान करने के लिए बॉल बहुत जोर से उसकी तरफ फेंकती है। जब अल्फा बॉल वापस फेंकती है और वो लड़की उसे कैच करती है, तो बॉल उसके हाथ पर खून का निशान छोड़ देती है। अल्फा को एहसास होता है कि उसका खून फिर से बह रहा है और वो उसे छुपाने की कोशिश करती है, पर टीचर उसे ब्रेक लेने को कहते हैं और बॉल को एक तौलिए से पकड़कर कचरे में फेंक देते हैं। फिर अल्फा एड्रियन से पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड को उनके अफेयर के बारे में पता है, पर वो मना कर देता है। वो अल्फा से उसके जख्म के बारे में कुछ सवाल पूछता है। उसे डर है कि अगर अल्फा बीमार है तो कहीं ये बीमारी उसमें भी ना आ गई हो। एड्रियन उसे लगातार परेशान करता रहता है, तो अल्फा भड़क जाती है और क्लास छोड़कर निकल जाती है। बाद में पूरा परिवार कार में होता है और अमीन अल्फा से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर अल्फा को वो बहुत अनोइंग लगता है। जब वो ताहिर की माँ की बिल्डिंग पहुंचते हैं तो उन्हें सीढ़ियों पर दो नशेड़ी मिलते हैं। ताहिर उन्हें अपने भाई से दूर रहने को कहती है और वो तीनों फर्श पर पड़ी सुइयों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पूरा परिवार लंच की तैयारी कर रहा है। अल्फा की दादी एक आदिवासी औरत है और वो अपनी मातृभाषा में बात करती है, इसलिए अल्फा को उनकी बात समझ नहीं आती। लंच का माहौल काफी रौनक भरा होता है और एक मौके पर ताहिर अपनी बहनों के साथ गाना गाने लगती है, पर अल्फा को ये सब बड़ा क्रिंज वर्दी लगता है। जब सब बातों में बिजी होते हैं, अमीन चुपके से बेडरूम में घुस जाता है, पर ताहिर उसे देख लेती है और उसके पीछे जाती है। अल्फा परेशान होकर उनके पीछे जाती है और देखती है कि अमीन फर्श पर गिरा हुआ है, क्योंकि उसने नशा कर लिया था। ताहिर उसे जिंदा रखने के लिए एक इंजेक्शन लगा रही होती है। जब वो अपनी बेटी को देखती है तो तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। जल्द ही दादी उन्हें ढूंढते हुए वहां आती हैं, तो अल्फा उनसे कहती है कि वो सो रहे हैं और उन्हें जगाना मना है। बूढ़ी औरत अल्फा के चेहरे पर हाथ फेरकर उसे दुआ देती है और फिर गले लगा लेती है। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के बाहर एक भीड़ प्रदर्शन कर रही है और गार्ड उन्हें संभाल नहीं पा रहा।
जब ताहर ये देखने आती है कि क्या हो रहा है, तो गार्ड बताता है कि डायरेक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटल फुल है और वो अब और मरीज नहीं ले सकते। भीड़ ताहर को पकड़ लेती है और उसे मजबूर करती है उन लोगों को देखने के लिए जो संगमरमर में बदल रहे हैं। ताहर बीच का रास्ता निकालती है और कहती है कि वो बीमार लोगों को अंदर आने देगी, पर उनके घर वालों को बाहर ही इंतजार करना होगा। अब अल्फा लॉकर रूम में अपनी स्विमिंग क्लास के लिए तैयार हो रही है, पर उसकी साथ वाली लड़कियों ने दरवाजा ब्लॉक कर दिया है और उसे बाहर नहीं निकलने दे रही हैं। वो उसे बीमार कहती हैं और कहती हैं कि उससे बीमारी फैल सकती है, पर अल्फा इनकार करती है और उनके चेहरों को चाट लेती है ताकि वो उन्हें ढकेल कर बाहर निकल सके। एक और लड़की बाहर इंतजार कर रही होती है तो अल्फा उस पर थूक देती है। उसके बाद अल्फा पूल में मजे करने की कोशिश करती है, पर उसकी क्लास की लड़कियां उसे परेशान करने के लिए बार बार पानी के अंदर ढकेलती हैं। अल्फा उनसे लड़ने की कोशिश करती है और काफी जद्दोजहद के बाद वो दूसरी लड़की की पकड़ से खुद को छुड़ाकर दूर तैर जाती है। क्योंकि वो लगातार पीछे मुड़कर देख रही होती है ताकि उन परेशान करने वाली लड़कियों पर नजर रख सके, वो सामने की दीवार नहीं देख पाती और उससे उसका सर टकरा जाता है, जिस वजह से फिर से खून बहने लगता है। उसके आसपास का पानी लाल हो जाता है और बाकी सारे बच्चे चीखते हुए जल्दी से पूल से बाहर निकलने लगते हैं। उस रात अल्फा सो नहीं पाती क्योंकि अमीन दर्द की वजह से लगातार कांप रहा होता है और कराह रहा होता है। वो उसे कंबल से ढकती है और उसकी मदद करने के लिए उसके शरीर को मलती है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता। अल्फा कहती है कि वो ताहर को बुलाकर लाती है, पर अमीन उसे जाने नहीं देता और उसके सहारे टिक जाता है, जैसे खामोशी से उसे गले लगाने को कह रहा हो। जब अल्फा उसे सहारा देती है तो वो रोने लगता है और जल्द ही अल्फा भी रोने लगती है। फिर अल्फा ताहर के ऑफिस में चली जाती है और वहां रोते रोते सो जाती है। कुछ वक्त बाद ताहर को अल्फा की हालत पर बात करने के लिए स्कूल बुलाया जाता है। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने से पहले वो अपनी बेटी को याद दिलाती है कि वो अमीन के बारे में किसी को ना बताए। ताहर प्रिंसिपल से कहती है कि टेस्ट्स के बाद खून बहना नॉर्मल है, पर वो समझाते हैं कि बच्चे इन्फेक्शन के डर में हैं और पेरेंट्स उन्हें इस बारे में परेशान कर रहे हैं। वो टेस्ट के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं जब वो आ जाए, जिस पर ताहर बुरा मान जाती है और कहती है कि सब ठीक है। वो अल्फा की बात को इग्नोर कर देती है जब वो कहती है कि अगर वो यहाँ रुकी तो बच्चे उसे मार डालेंगे। जब इंग्लिश क्लास का वक्त होता है तो कोई भी अपने टीचर को देखकर खुश नहीं होता, पर अल्फा नोटिस करती है कि वो रो रहे थे। वो क्लास को नॉर्मल तरीके से शुरू करने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में वो टूट जाते हैं, जिसका इशारा ये है कि उनके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई है। अस्पताल में ताहर देखती है कि अल्फा के टेस्ट नेगेटिव आए हैं, लेकिन उसे डर है कि शायद उन्होंने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया है और वो उसे दोबारा टेस्ट करना चाहती है। वो दूसरी डॉक्टर की बात को अनसुना कर देती है, जो कह रही है कि वो जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही है। क्लास के बाद अल्फा अस्पताल आती है और ताहर फैसला करती है कि वो खुद उसकी जांच करेगी। अल्फा को खांसी आने लगती है और उसे लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रही है, क्योंकि डर उसके दिमाग पर हावी हो गया है, जिसका मतलब है कि उसे पैनिक अटैक आ रहा है। ताहर उसे लेटा देती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी अल्फा के होठों पर कुछ देखकर वो डर जाती है। शुक्र है कि वो सिर्फ लाल थी, धूल नहीं। फिर ताहर ऐलान करती है कि अल्फा पूरे दिन ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में ही रुकेगी। शाम को ताहर घंटों तक इस नई बीमारी के बारे में पढ़ती रहती है। उसे लगभग नींद आ ही गई थी, पर वो चाकू चुभाकर खुद को जगाए रखती है। उसके हाथ की उंगली पर एक छोटा सा जख्म हो जाता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। फिर वो अपने परिवार को चेक करती है और देखती है कि उनमें से किसी को भी नींद नहीं आ रही। वो दोनों एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि बिस्तर पर एक ही तरह से हलचल कर रहे हैं। ताहर अपनी बेटी के पास बैठती है और एक सुई से उसकी उंगली पर चुभन करती है। इसके बाद वो अपने जख्मों को एक दूसरे से टच करवाती है और कहती है कि अगर अल्फा को कुछ होता है तो उसे भी होना चाहिए। वो उनकी उंगलियों को आपस में दबाए रखती है और उन्हें चूमती है। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ताहर लाशों से भरी हुई एक गैलरी से गुजर रही है। जब वो अपने मरीजों तक पहुंचती है तो वो सारे बिस्तरों को देखकर अपनी सारी उम्मीद खो देती है। अब अमीन एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, पर कुछ ही मिनट बाद गिर जाता है। जब वो ज्यादा शोर करने लगता है तो अल्फा उसे चुप रहने को कहती है, क्योंकि ताहर अपने ऑफिस में मरीजों को देख रही है। अमीन पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं गई, तो अल्फा बीमार होने का बहाना बनाती है और फिर उससे पूछती है कि वो अभी भी उनके साथ क्यों रह रहा है। वो कहती है कि नशेड़ी होना एक पसंद है, कोई बीमारी नहीं, और उसे लगता है कि अमीन खुद को खत्म करने से डरता है। अमीन कसम खाकर कहता है कि वो भी इस वक्त उसके साथ इस कमरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि अमीन को पहले वो रहस्यमयी बीमारी हो चुकी थी। ताहर उसके खून और उसकी पीठ पर बने पत्थर जैसे निशानों के सैंपल्स लेती है, जबकि अमीन नन्ही अल्फा से मिलने की जिद करता है, पर ताहर मना कर देती है। अचानक उसकी सख्त हो चुकी चमड़ी से खून बहने लगता है।
पर वो खून नहीं बल्कि लाल धूल होती है। जब ताहर नया सैंपल लेने की कोशिश करती है तो वो पत्थर जैसी चमड़ी झड़ने लगती है और अमीन दर्द से चीख उठता है। खौफजदा होकर ताहर जल्दी से उसकी पीठ पर पट्टी बांधती है ताकि सब कुछ अपनी जगह रहे, पर अमीन कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वापस प्रेजेंट में ताहर अल्फा को चेक करती है और उसे इतना ज्यादा पानी पिलाती है कि अल्फा का दम घुटने लगता है। अमीन फिर अपनी माँ की भाषा में बात करने लगता है और ताहर को इस बात के लिए टोकता है कि वो भी बिल्कुल उनकी माँ की तरह पानी वाला नुस्खा अपना रही है जो वो लाल हवा के लिए किया करती थी। उसे नहीं लगता कि एक नास्तिक डॉक्टर का पुरानी मान्यताओं को मानना कोई अच्छी बात है। दोनों भाई बहन बहस करने लगते हैं जबकि अल्फा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अमीन भड़क जाता है और कहता है कि ये सब उसे सिर्फ उस वक्त की याद दिलाता है जब उसके अपने परिवार ने उसे डुबाने की कोशिश की थी। अल्फा अमीन के मुंह से लाल राक्षस जैसे शब्द समझ लेती है और ताहर उसे धमकी देती है कि अगर उसने इस बारे में बात करना बंद नहीं किया तो वो उसे घर से निकाल देगी। गुस्से में भरा अमीन खुद ही वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर ताहर उसे रोक लेती है, ये पूछते हुए कि उसे अचानक अपने भविष्य की इतनी चिंता कब से होने लगी। अल्फा अपनी माँ से पूछती है कि अमीन को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, तो ताहर उस पर चीख पड़ती है और कहती है कि वो अल्फा की रोज रोज की मुसीबतों से भी थक चुकी है। अल्फा गुस्से में उसे अपने कमरे से निकलने को कहती है तो ताहर बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर देती है। उस रात अल्फा की नींद खिड़की टूटने की आवाज से खुलती है क्योंकि उसके कमरे की छत नीचे गिरने लगती है। उसके पोस्टर्स और फर्नीचर सब कुछ कुचलने लगता है, इससे पहले कि छत इतनी नीचे आ जाए कि वो उसे छू सके। वो चीखती है और उसे ऊपर धकेलने की कोशिश करती है, पर सब बेकार जाता है। फिर उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। पता चलता है कि ये एक बुरा सपना था जो उसे पैनिक अटैक के दौरान आया था। अमीन उसके पास आता है और बड़े प्यार से उसे शांत होने में मदद करता है। फिर वो खिड़की खोलता है और अल्फा को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। कुछ ही देर बाद दोनों एक सॉकर फील्ड में भाग रहे होते हैं और वहाँ की लोकल टीम के साथ मस्ती करते हैं। इसके बाद वो एक क्लब में जाते हैं जहाँ अमीन अल्फा को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने देता है। बार के ऊपर एक संगमरमर बन चुकी औरत नाच रही होती है और अल्फा उसे एक पल के लिए घूरती है, फिर अपने मामा के साथ डांस फ्लोर पर चली जाती है। अचानक हवा में अमीन का हाथ एकदम सख्त हो जाता है और उसे जोर लगाकर उसे नीचे धकेलना पड़ता है। फिर उसके दूसरे हाथ के साथ भी वही होता है और उसे फिर वही करना पड़ता है। उसका शरीर ऐंठने लगता है और अल्फा परेशान हो जाती है, पर तभी बाकी डांसर्स बीच में आ जाते हैं और अमीन उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। अल्फा तुरंत उसे ढूंढने निकल जाती है और देखती है कि वो कॉरिडोर में गैर कानूनी नशीली दवाइयां ले रहा है। खौफजदा होकर अल्फा बाहर इंतजार करने का फैसला करती है जब तक अमीन भी बाहर नहीं आ जाता। वो बहुत तेजी से चलने लगता है और अल्फा समझने की कोशिश करती है कि उसे क्या हो रहा है, पर वो उसे धक्का दे देता है और याद दिलाता है कि वो उसका बाप नहीं है। फिर अमीन अकेला ही निकल जाता है और अल्फा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कुछ मिनट बाद अल्फा एड्रियन के घर पहुंच जाती है। जब वो कंफर्म कर देता है कि उसके टेस्ट रिजल्ट्स भी नेगेटिव आए हैं तो वो दोनों नॉटी होने लगते हैं, लेकिन उनके बीच में ही अल्फा को फिर से पैनिक अटैक आने लगता है और वो उससे चिपक जाती है। जब वो एड्रियन के कंधे पर देखती है तो वो ये देखकर दंग रह जाती है कि उसने भी बिल्कुल वैसा ही टैटू बनवाया है जैसा अल्फा का है। अल्फा घबरा जाती है और उससे सच बताने को कहती है, तो वो बताता है कि उसने ये टैटू अल्फा के बनवाने के तुरंत बाद बनवाया था। उसने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं सुई शेयर करने की वजह से वो बीमार ना हो गया हो और वो नहीं चाहता था कि क्लास के बच्चे उसे भी परेशान करें। एड्रियन उसके साथ खड़ा ना होने के लिए माफी मांगता है, पर अल्फा वहां से निकल जाती है। एक फ्लैशबैक में तहर अपनी नाइट शिफ्ट के बीच में घर कॉल करती है, पर कोई फोन नहीं उठाता। फिर वो अपनी माँ को कॉल करती है और पूछती है कि क्या उन्हें अमीन की कोई खबर है जिसे अल्फा का ध्यान रखने के लिए रुकना था। उसकी माँ को अमीन का बच्चे के आसपास होना पसंद नहीं है, पर तहर कसम खाकर कहती है कि वो अब सुधर चुका है। अब अल्फा बस लेती है और उसे अमीन मिल जाता है। वो मानती है कि उसे बीमार होने से डर लग रहा है, तो अमीन उसे यकीन दिलाता है कि वो ठीक है, वरना अब तक उसका शरीर पत्थर बन चुका होता। फिर अमीन अल्फा से कहता है कि अगर वो सो जाए तो वो उसे ना जगाए। वो बस से उतरते हैं और अमीन अल्फा से रुकने को कहता है ताकि वो कुछ खरीद सके जिससे उसके नशे का असर कम हो जाए। अल्फा तब तक समुंदर की तरफ देखती रहती है जब तक उसे कोई आहट सुनाई नहीं देती। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि अमीन अपने हाथ में इंजेक्शन लगा रहा है। वो डर जाती है और मदद के लिए किसी बड़े को ढूंढने के लिए सबसे करीबी होटल की तरफ भागती है। फ्लैशबैक में तहर बहुत तेजी से कार चलाकर एक होटल पहुंचती है जहां वो नन्ही अल्फा को सोते हुए और अमीन को नशा करते हुए पाती है। वो उस पर चिल्लाती है और उसे थप्पड़ मारती है, जिस वजह से उसकी बेटी रोने लगती है। वो अल्फा को बाथरूम में ले जाती है और उसे चुप करवाने के बाद वहां इंतजार करने को कहती है। फिर तहर अमीन से बात करती है, इस बात से बेखबर कि अल्फा चुप कर उन्हें देख रही है।
दोनों के बीच बहस होने लगती है और अमीन मानता है कि वो उन बाकी लोगों की तरह हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहता जिन्हें संगमरमर की बीमारी है। वो तहर के साथ रहना चाहता है, पर तहर मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अल्फा के आसपास रहे और साथ ही वो अपने दोस्तों को भी घर नहीं बुला पाएगी। फिर अमीन कांपते हुए हाथों से खुद को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है और तहर उसकी मदद करती है ताकि उसे चोट न लगे, जिस वजह से वो पूरी तरह टूट जाती है। अब अल्फा होटल में जागती है और दूसरे बिस्तर पर अमीन और तहर को पाती है। उसे आखिरकार वो दिन याद आ जाता है जब उसने उसके हाथ पर ड्राइंग बनाई थी। अमीन अपनी मुट्ठी खोलता है पर उसमें कुछ नहीं होता। अल्फा उसका हाथ थाम लेती है और वो बेहोश हो जाता है। तहर की नींद खुलती है और वो घबरा जाती है। वो अमीन को सीपीआर देने के लिए तैयार है। अल्फा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने होश में ना लाने की गुजारिश की थी, पर तहर उसे पीछे धकेल देती है और अमीन को इंजेक्शन लगा देती है। प्रेजेंट की तस्वीरें उस पुराने होटल वाले हादसे के साथ मिलने जुलने लगती हैं। अल्फा अपने मामा से माफी मांगती है कि उसने अपनी माँ को उसे जगाने दिया। एक और फ्लैशबैक में अमीन को हॉस्पिटल में पूरी तरह संगमरमर से ढका हुआ दिखाया जाता है। तहर उसका ख्याल रखती है, पर वो बहुत ज्यादा दर्द में है और चाहता है कि तहर उसे हमेशा के लिए सोने दे। वो उससे गुजारिश करता है कि वो उसे अब न जगाए और आखिरी बार सांस लेकर हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। तहियार उसकी आखिरी ख्वाहिश का मान रखती है और रोते हुए उसके पास ही लेट जाती है। अब तहियार और अल्फा होटल में अकेले हैं। पता चलता है कि आमिन की मौत तभी हो गई थी जब अल्फा सिर्फ 5 साल की थी और टाटू बनवाने के बाद से वो सिर्फ उसका वहम था। वो अल्फा के उस डर का रूप था कि कहीं उसका अंजाम भी अपने मामा जैसा ना हो। तहियार अब तक अल्फा की हाँ में हाँ मिला रही थी और वो अल्फा से कहती है कि वो आमिन को घर ले जा सकते हैं, पर अल्फा मना कर देती है। वो आखिरकार इस सब से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सुकून मिलने पर तहियार रोने लगती है और अल्फा उसे गले लगा लेती है। वो कहती है कि अब सब खत्म हो गया है और फिर अपनी माँ के लिए गाना गाने लगती है। बाद में कार में बैठे हुए दोनों देखते हैं कि कैसे तेज हवा सड़क की लाल धूल को हर तरफ उड़ा रही है। जब वो आखिरकार घर पहुंचते हैं तो आमीन भी कार से बाहर निकलता है और अल्फा देखती है कि कैसे वो तहियार की बाहों में ही धूल बनकर बिखर जाता है, जिसे देखकर वो दुख के मारे टूट जाती है।